प्रिय छात्रों, हम लोग बहुत अच्छे से दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया। दिल्ली सल्तनत के बाद विजयनगर साम्राज्य और सूफी और भक्ति आंदोलन को देखा। अब मध्यकाल में एक अंतिम पड़ाव हम लोग का बचा है और वो है मुगल काल। मुगल काल में जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 6 शासकों ने शासन किया था। सबसे पहले बाबर आया था जो 1526 से लेकर 20 तक रहा। फिर हुमायूं का शासन था जिसने 1530 से लेकर 40 तक अपने प्रथम काल को पूरा किया। फिर बीच में सूरवंश आता है जो मुगल नहीं थे और उसमें शेर शाह सूरी ने 40 से 45 तक, और फिर उसके उत्तराधिकारियों इस्लाम शाह और सिकंदर शाह सूर ने 45 से लेकर 55 तक शासन किया। हुमायूं उस पीरियड में जो 15 वर्ष था वो ईरान में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था और उसके बाद 55 में सूरों से मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहा। लेकिन दुर्भाग्य से 6 ही महीने तक वो शासक बना और 1556 में वो अपने द्वारा निर्मित पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरकर मर गए। फिर मुगलों को एक बहुत प्रतापी शासक मिला अकबर, जिसने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया और 56 से लेकर के 1605 ईस्वी तक उसने शासन किया। 1605 से 1627 तक उसका पुत्र जहांगीर, जो पूर्व में सलीम के नाम से जाना जाता था, वो शासन रहा और 1627 में उसका पुत्र शाहजहां 57-58 तक शासन करता है और फिर 58 से 1707 तक औरंगजेब का शासन रहा। तो ये कुल 6 मुगल थे जो महान मुगल कहलाए। हालांकि इसके बाद भी मुगलों का दौर रहा 1857 तक 58 तक, लेकिन वो उत्तरवर्ती मुगल की शक्तिहीनता के कारण कहलाते हैं। उनमें पूर्व के शासकों के समान शौर्य, पराक्रम और प्रभाव नहीं था। तो इतने लंबे इतिहास की शुरुआत हम लोग आज कर रहे हैं। तो बाबर को पढ़ने से पहले ये अनिवार्य है कि हम लोग ये जानें कि बाबर 1526 में जब भारत में आया और यहाँ साम्राज्य की स्थापना की तो उसके पूर्व भारत का राजनीतिक स्थिति क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। देखिए साहब, हम लोग को ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारतीय इतिहास में मध्यकाल एक ऐसा काल है जिसमें विदेशी आक्रमण हुए और हुए ही नहीं बल्कि सफल रहे, और सफल ही नहीं हुए बल्कि सफलतापूर्वक बहुत सारे वर्षों तक शासन किया। विदेशी आक्रमण तो इसके पूर्व भी भारत में प्राचीन काल से होते आ रहे हैं, लेकिन पूर्व के आक्रमणों और मध्यकाल के आक्रमणों में एक अंतर था। अंतर क्या था कि पूर्व के जितने भी आक्रमण हुए, चाहे हुनों का आक्रमण हुआ, कुषाणों का आक्रमण हुआ, ईरानियों का हुआ, यूनानियों का हुआ, ये सभी आक्रांता अंततः भारतीय समाज में घुल मिल गए। इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन मध्यकाल में जो 2 आक्रमण होता है तुर्क और मुगल के रूप में, ये पूर्व के आक्रमणों से इस रूप में भिन्न था कि ये जिस संस्कृति को लेकर के आए थे वो संस्कृति भारतीय संस्कृति में विलीन नहीं हुई बल्कि सामंजस्य स्थापित। विलीन हो जाती पूर्व की तरह तो इनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता, लेकिन ये विलीन नहीं हुई बल्कि जो पूर्व की संस्कृति सनातनी संस्कृति थी और जो ये इस्लामी संस्कृति लेकर के आए थे उसका समन्वय हुआ, उसका कोऑर्डिनेशन हुआ और उससे एक नवीन संस्कृति का जन्म हुआ जिसको इंडो इस्लामिक संस्कृति या इंडो सार्वसैनिक संस्कृति या गंगा जमनी संस्कृति के नाम से हम लोग जाने। क्लियर? अब देखिए कि इस क्षण पर जहाँ से हम लोग इतिहास शुरू कर रहे हैं 1526 से, तो उसके पहले की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी ये हम लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। सामान्यतः ये मान लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी से लेकर करके 1526 ईस्वी तक, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये कहना जो है उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1398 ईस्वी एक आक्रमण होता है, जो आक्रमण हम लोग कहते हैं तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण। और उसके बाद दूसरा आक्रमण होता है 1526 में बाबर का आक्रमण।
अब देख लीजिए कि ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। इसको अगर घटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 16 में से 8 गया तो 8 ही बचेगा। यहाँ बच गया 8, 8 से 2 गया 6, सॉरी 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया 11, 11 में से 2 गया 3, 11 में से 9 गया 3, ये हो गया 4, 4 में से 3 गया 1, यानी 138 वर्ष। ये जो 138 वर्ष था, इस पर कोई गौर नहीं करता है। ये कैसा वर्ष था? इसमें दिल्ली सल्तनत जो है वो सीमित हो गया। इसका पूर्व के तरह वैभव नहीं था। पूर्व के तरह वैभव का मतलब क्या हुआ कि जो प्रक्रिया ऐबक से शुरू हुई थी वो प्रक्रिया मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक आकर के पूरी हुई, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक भारत का अधिकांश भाग, यहाँ तक कि दक्षिण का भी भाग, दिल्ली सल्तनत का प्रांत बन चुका है। सबसे ज्यादा 23 प्रांत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये बात भी जुड़ी हुई है कि उसी के काल से दिल्ली सल्तनत का पतन होना शुरू हुआ, और ये पतन की प्रक्रिया शुरू हुई कहाँ से? तो दक्षिण से। दक्षिण में उसके जीवन काल में ही 1336 में विजयनगर साम्राज्य और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, यानी दक्षिण दिल्ली सल्तनत से अलग हो गई। 128। तो दो क्षेत्र, या कह लीजिए कि दक्षिण भारत पूरा भारत दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। अब 1398 में जब तैमूर का आक्रमण होता है तो ये आक्रमण दिल्ली सल्तनत के उत्तरी सीमाओं को भी सीमित कर देता है। अब 1398 में आप देखिए ये जो स्थिति हो गया उसमें पंजाब इससे अलग हो गया, सिंध इससे अलग हो गया, गुजरात इससे अलग हो गया, राजस्थान इससे अलग हो गया, मालवा इससे अलग हो गया, बंगाल इससे अलग हो गया। अब दिल्ली सल्तनत दिल्ली से लेके जौनपुर तक का जो इलाका था यहीं तक सीमित रहा, और ये भी इलाका को आप जान लीजिए कि सैयदों के समय में ये जो इतना बड़ा इलाका आप देख रहे हैं वो था भी नहीं। सैयदों के समय में दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्र वहीं तक सीमित था, यानी आप डायग्राम में मानिए तो इतना। और ये सब क्षेत्र पर जो है वो जौनपुर के शर्की राजवंश का उदय हो गया। यहाँ पर क्या हो गया था? जौनपुर था और जौनपुर के में शर्की वंश का उदय। अब जब लोदियों का दौर आया तो लोदियों ने जौनपुर के शर्की वंश का पतन हुआ, और लोदियों के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत वहां से जौनपुर या बिहार के कुछ भागों तक को विस्तार किया। बात समझ में आई? बाकी सारे क्षेत्र जो है वो स्वतंत्र हो गए। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 128 वर्षों का युग, दिल्ली सल्तनत 1526 ईस्वी तक अपने वैभव में नहीं था, बल्कि 1398 ईस्वी में ही संकुचित हो गया। तो भारत विभिन्न राज्यों में बंट गया। तो इस समय भारत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो भारत को एकीकृत कर सके, भारत को यूनिफाइड कर सके। न ही राजपूतों में वो शक्ति थी और न ही दिल्ली सल्तनत से अलग हुए क्षेत्रीय राष्ट्र थे उनमें किसी में शक्ति। तो ये जो राजनीतिक परिदृश्य 128 वर्षों का है, ये विदेशी आक्रांता को आमंत्रित कर रहा है। क्योंकि बाबर का जब हम लोग जीवनी पढ़ेंगे तो देखेंगे
कि बाबर भारत में अपने साम्राज्य स्थापित करने के लिए इच्छुक नहीं था। बाबर अपना जो पुश्तैनी साम्राज्य था मौरा उनहर, वो मौरा उनहर पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता और अपने पिता उमर शेख मिर्जा की 1492 में मृत्यु के बाद जब 12 वर्ष की अवस्था में वो फरगना का शासक बना, तो शासक बनने के साथ उसने प्रयत्न किया कि मौरा उनहर हमारे पास चला है। इस क्रम में जब उसने आक्रमण किया मौरा उनहर पर, तो फरगना भी उसके हाथ से चला गया और मौरा उनहर भी उसके हाथ से चला गया। और एक ऐसा शासक रहा बाबर बहुत लंबे समय तक कि भूमि विहीन शासक था, उसके पास कोई जमीन नहीं। फिर उसके जीवन में परिवर्तन कब आता है? 1504 में, जब उसने काबुल पर अधिकार किया और वहां से उसमें स्थायित्व आना शुरू हुआ। उसके बाद भी उसके प्रयत्न रहे कि हम मौरा उनहर पर अधिकार कर ले, लेकिन मौरा उनहर की परिस्थितियां इतनी परिवर्तित कर गई कि अब उसने सोच लिया कि अब वहां अपने साम्राज्य का विस्तार हम नहीं कर सकते। तब उसने भारत की ओर ध्यान दिया कि भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है, और भारत की राजनीतिक स्थिति जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1519 में ही वो सक्रिय हो गया था और 1519 से 1525 ईस्वी तक उसने भारत पर के सीमावर्ती क्षेत्रों पर कुल 5 आक्रमण किए, जिसमें बैजा और भेरा का आक्रमण था, सैयदपुर सियालकोट का आक्रमण था, पेशावर का आक्रमण था, लाहौर का आक्रमण था। और इस आक्रमणों का उद्देश्य सिर्फ एक था कि हम भारत की राजनीतिक स्थिति का, आंतरिक स्थिति का पता करें। और इन 5 आक्रमणों के दौरान उसे भारत की राजनीतिक स्थिति का आभास हो गया और तब उसने भारत पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य की स्थापना। तो ये वो राजनीतिक परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों ने बाबर को आमंत्रित किया भारत में आक्रमण करने के लिए और साम्राज्य स्थापना। अब देखिए गौर से यहाँ कि ये जो 128 वर्षों का जो साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत का, वो पूरी तरीके से पतनशील था। क्या था? पूरी तरीके से पतनशील था, डिक्लाइन के दौर में था। तो इस डिक्लाइन के पीरियड को ही हम लोग को पढ़ना है कि आखिर क्या क्या स्थितियां थी। ठीक है, तो ये जो स्थिति थी 128 वर्षों का, इन 128 वर्षों का जो स्रोत हम लोग को मिलता है कि कहाँ से जानकारी मिलती है, तो ये स्रोत है तुस्के बाबरी। तुस्के ये तुस्के बाबरी एक्चुअली में क्या है? तो आत्मकथा है, बायोग्राफी। बायोग्राफी किसका है? तो बाबर का है। तो बाबर ने खुद जो है ये तुस्के बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी और इसी का फिर फारसी भाषा में बाबरनामा के नाम से दूसरे लोगों ने अनुवाद किया और फिर इंग्लिश भाषा में भी इसका अनुवाद होता है। क्लियर? तो इससे उसके बाबरी से जो जानकारी मिलती है हम लोगों को वो ये कि ये 2 भागों में बांटता है भारत, एक उत्तर भारत और दूसरा दक्षिण भारत। और वो विवरण देता है कि यहाँ कौन कौन राष्ट्र थे हमारे आक्रमण के समय। तो उसमें उत्तर भारत का जो राष्ट्र था वो दिल्ली का था, मालवा का था, गुजरात का था, राजस्थान का था। ठीक है, और इसको और ऊपर कर देते हैं, सिंध का था, बंगाल का था, मेवाड़ का था। ठीक है,
और दक्षिण भारत में जो राज थे वो खानदेश था, अहमदनगर था। अहमदनगर इस समय तक जो है 5 भागों में बढ़ चुका था। बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। हालांकि बीदर और बरार का वर्णन वो नहीं करता है, लेकिन बटा हुआ। और उसके बाद एक साम्राज्य था विजयनगर। ठीक है। अब देखिए साहब कि जो इतने सारे साम्राज्य थे, उस साम्राज्य में बाबर का प्रत्यक्ष सामना जो हुआ, बाबर का जो प्रत्यक्ष सामना हुआ वो सिर्फ 2 से हुआ। यानी जिससे बाबर को संघर्ष करना पड़ा वो कौन था? तो पहला था दिल्ली वाला, यानी दिल्ली सल्तनत। और दूसरा था मेवाड़ का राणा सांगा या संग्राम सिंह। ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से उसका जो सामना हुआ बाबर का, वो बंगाल से हुआ। वो कैसे? कि जब उसने लोदियों को हराया तो पराजित लोदी जो है बंगाल में जाके शरण ली। तो इस कारण से बंगाल से उसका प्रत्यक्ष संवाद। और प्रशंसा बाबर अगर किसी इन सारे साम्राज्यों का करता है, इन शासकों में, तो प्रशंसा करता है विजयनगर का। और उस समय बाबर का समकालीन विजयनगर का जो शासक था वो कृष्णदेवराय, जो पूरे विजयनगर के सभी शासकों में सबसे महत्वाकांक्षी, श्रेष्ठ और शक्तिशाली था। इसीलिए बाबर जो है इसकी पूरी पूरी प्रशंसा उसके बाबरी में करता है कि भारत में कोई शासक है अगर तो कृष्णदेवराय। बात समझ आई? अब देखिए बारी बारी से आपको प्रत्यक्ष सामना हुआ, लेकिन बाकी रियासतों के बारे में आपको पूरी बातें बतानी होंगी उसको, कि उस समय इनकी क्या भूमिका थी भारतीय राजनीति, क्या कर रहे थे। तो उसमें बारी बारी से आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में जो इस समय शासक था उसका नाम क्या था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इसका साम्राज्य क्या था? तो ये वाला था। अब इसकी परिस्थिति देखिए क्या था कि इब्राहिम लोदी खुद अपने लोगों से परेशान था। इब्राहिम लोदी ने पंजाब पर अपना एक प्रांतपति नियुक्त किया था, जो प्रांतपति का नाम था, उसका बेटा था दिलावर खां और बाप का नाम था मिस कर रहे हैं, मटेरियल्स में आपका लिखा हुआ है। तो ये जो दिलावर खां उसका जो पिता था, जिसके संबंध इब्राहिम लोदी से अच्छे नहीं थे, और ये खुद महत्वाकांक्षा पाले हुए था कि हम ही दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बने। ठीक है। इस प्रतिक्रिया में इसने बाबर के पास अपने पुत्र दिलावर खां को भेजा था कि बाबर को आमंत्रित करे भारत पर आक्रमण करने के लिए। वो इब्राहिम लोदी को समाप्त कर देगा और फिर आक्रांता है वापस चला जाएगा और हम दिल्ली सल्तनत। दौलत खां लोदी नाम याद आया? दौलत खां लोदी बाप का नाम था और बेटे का नाम दिलावर खां। आलम नहीं, आलम खां उसका दूसरा हो गया, दिलावर खां का नाम नहीं लिखा हुआ है आपके मटेरियल में।
दौलत खां बाप हुआ, दिलावर खां बेटा हुआ। तो दिलावर खां गया था बाबर से मिलने के लिए, बाबर को आमंत्रित किया। तो बाबर तो पूर्व से आक्रमण कर ही रहा था सीमावर्ती क्षेत्रों पे। उसको जो मेन शासक था दिल्ली सल्तनत, उसके अंतर विरोधों का पता चल गया। तो उत्साहित हुआ अंदर से कि जो मुख्य शासक है उसी के अंदर विरोध है, उसी के अपने लोग उसके खिलाफ हैं, तो हमें आक्रमण करना आसान होगा। इस क्रम में बाबर ने इसका लाभ उठा करके सबसे पहले दिलावर खान को और उसके बेटे उसका बाप को मार दिया और पंजाब पे सबसे पहले अधिकार कर दिया। दौलत खां और दिलावर खां पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले ही समाप्त हो गए। अब देखिए, दिल्ली को सिर्फ इसी से नहीं था, दिल्ली का संघर्ष बंगाल से भी हो रहा था। नुसरत शाह इस समय शासक था, तो बंगाल भी इस पर आक्रमण करता था। और इसके साथ साथ ये जो राजस्थान में मेवाड़ था, यहाँ का जो शासक राणा सांगा था, ये भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। और इसके भी दूत बाबर के पास गए थे, राणा सांगा के। और इसका भी उद्देश्य क्या था कि बाबर भारत में आए और दिल्ली सल्तनत को पराजित कर दे और फिर वापस चल जाए और फिर हम दिल्ली सल्तनत को अपने अधीन कर दें। साथ ही साथ मालवा का शासक जो था महमूद द्वितीय, वो भी दिल्ली पर आधिपत्य करना चाहता था। तो आप गौर से देखिए कि दिल्ली सल्तनत जो था वो चारों तरफ से अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। तो ऐसे में दिल्ली सल्तनत पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो सफलतापूर्वक सामना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब ये सभी लोग एक रहते, साथ देते, तो फिर बाबर जीत नहीं पाता। तो ये जो मुख्य शासन व्यवस्था थी भारत की, जो पूर्व से चली आ रही थी, उसकी ये स्थिति। अब ये कमजोर हो गई इसकी स्थिति, तो कोई दूसरी शक्ति उभरती जो इसका सामना करती, तो वो भी शक्ति नहीं उभर पाई। अब वो शक्ति क्यों नहीं उभर पाई, तो सबका हम लोग विवरण देंगे, तब आपको समझ में आएगा। उसमें आप दूसरे नंबर पर रखिए मेवाड़। तो मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा या संग्राम सिंह। ये सब नाम याद रखिएगा। ये सब्जेक्टिव भी आप पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव भी, और दोनों को अगर साथ दिमाग में रखिएगा तो आपको दोनों में आसानी होगी पढ़ने में। अब देखिए वो इलाका कौन था, तो ये वाला। तो यहाँ उस समय वास्तव में 3 राजपूत शक्तियां काफी महत्वपूर्ण, एक मेवाड़ की, दूसरा मारवाड़ की और तीसरा आमेर की। लेकिन इन तीनों का नेता एक ही था, राणा सांगा या संग्राम सिंह। अब इसका अर्थ आप ये मत मान लीजिए कि राजपूताना में सिर्फ 3 ही राजपूत रियासतें थी। ये 3 महत्वपूर्ण थी और तीनों का संरचना जो था सामंती प्रथा पर आधारित था। इसका मतलब कि उप सामंत के आधार पर इनके अधीन बहुत सारे राज्य थे और जो उस समय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते थे। तो राजपूत एक शक्ति के रूप में जाना गया इस समय बाबर के आक्रमण के समय। तो वो था राणा सांगा के रूप। अब राणा सांगा की स्थिति क्या थी? तो राणा सांगा की शत्रुता जो दिल्ली से तो थी, अभी पता है आपको कि वो खुद दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए वो बाबर को आमंत्रित करना चाहता था। लेकिन राणा सांगा का संबंध गुजरात से भी अच्छे नहीं। इस समय यहाँ शासक था मुजफ्फर शाह और ये काफी प्रॉस्पेरस, काफी समृद्ध राज्य था, गुजरात और इधर बंगाल। और इसकी भी महत्वाकांक्षा थी कि हम दिल्ली पर अधिकार करें, मुजफ्फर शाह का। तो इसलिए इसका पड़ोसी राज्य भी दुश्मन था, इधर का पड़ोसी राज्य भी दुश्मन था। मालवा में महमूद द्वितीय जो है शासक था और इसका भी महत्वाकांक्षा थी कि हम दिल्ली पर अधिकार करें। इसलिए इसका भी संबंध जो था वो राणा सांगा के साथ अच्छा नहीं। अगर ये 3 शक्तियां मिल करके
बाबर का मुकाबला करती तो हो सकता था कि बाबर पराजित हो जाए, लेकिन राजपूताना के क्षेत्र से जो शक्तियां एक हो सकती थी वो इस रूप में एक नहीं रही। तो इस तरीके से दो जो युद्ध वाला क्षेत्र था जिससे प्रत्यक्ष संपर्क बाबर का हुआ, वो दोनों बहुत आसानी से हार गए। बाबर ने उसको बहुत आसानी से हरा दिया। अब बाकी रियासतों की क्या भूमिका थी ये देखने की जरूरत है। तो इसमें अगला रियासत जो था ये बंगाल। कौन था? यहां नुसरत शाह का शासन था और इतना दूरस्थ प्रांत था ये कि इसकी भावना भी नहीं थी, इसकी इच्छा भी नहीं थी कि हम दिल्ली पर शासन करें। इसका सिर्फ यह इच्छा थी कि जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार बिहार तक या उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों तक हो चुका है तो वो हम बंगाल के अधीन शामिल करें। इस वजह से इसका संघर्ष दिल्ली के साथ हमेशा चलता रहा। और नीचे का जो उड़ीसा का भाग था, ये उड़ीसा का भाग के साथ भी इसका संबंध जो था वो नकारात्मक, यानी उड़ीसा के साथ भी इसकी शत्रुता थी बंगाल। और एक रियासत इधर असम का था, तो असम के साथ भी इसकी शत्रुता थी। यानी बंगाल भी क्या था, तो बंगाल भी शांत नहीं था। उसको एक और पश्चिम की ओर से दिल्ली सल्तनत, दक्षिण की ओर से उड़ीसा और पूर्व की ओर से असम के साथ संघर्ष करना पड़ा। इतनी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या है कि बंगाल भी इस स्थिति में नहीं था कि वो दिल्ली में एक केंद्रीय नेतृत्व प्रदान कर सके, जबकि उसके पास सुविधाएं थी, टैक्स ज्यादा मिल रहा था, प्रजा सुखी संपन्न थी। अगर वहां का शासक चाहता तो इब्राहिम लोदी की रिक्तता को पूर्ण कर सकता, लेकिन वो क्यों नहीं पूर्ण कर पाया कि उसको तीन पक्षीय जो है युद्ध में उलझना पड़ा और उसी में अपने आप को बचाने में वो व्यस्त रहा। क्लियर? अब एक तो हो गया ये। अब आ जाइए राजस्थान का देख लिया, बंगाल का देख लिया, अब आ जाइए चौथा गुजरात का। तो यहाँ बाबर के समय जो शासक हुआ वो मुजफ्फर शाह, और इसके बाद जो था वो बहादुर शाह, इसी का बेटा था, जिसका सामना मुख्य रूप से जो है वो हुमायूं के साथ हुआ था। लेकिन बाबर के समय में गद्दी पर बैठ गया था, तो इसीलिए दोनों का नाम हमने लिख दिया। तो ये गुजरात का जो रियासत था वो सभी रियासतों में काफी संपन्न था, धन दौलत। क्यों? क्योंकि इसके पास निर्माण का भी धन आता था, इसके पास विदेशी व्यापार का भी धन आता था। इस समय भारत के जितने विदेशी व्यापार होते थे वो अधिकांशतः गुजरात की तरफ से, तो काफी सुखी संपन्न था। इसकी महत्वाकांक्षा भी थी कि हम जो है वो भारत का शासक बने, मुजफ्फर शाह बहादुर शाह दोनों का। और यही वजह है कि बहादुर शाह ने लगातार विरोध किया मुगलों का और हुमायूं के साथ युद्ध किया। लेकिन ये भी जो था वो किस तरह से गिरा हुआ था कि इसको मेवाड़ के राणा सांगा के साथ संबंध शत्रुतापूर्ण थे, मालवा के महमूद द्वितीय के साथ भी इसके संबंध नहीं अच्छे थे, और दिल्ली के इब्राहिम लोदी के साथ भी इसके संबंध अच्छे नहीं, क्योंकि इससे भी इसकी महत्वाकांक्षा करता है। तो गुजरात भी जो है वो सुखी संपन्न रहने के बावजूद भी अस्थिर था, अनस्टेबल था, यानी राजनीतिक शक्ति उसके पास भी नहीं। अब देखिए कि जो बाकी रियासत थी, पंजाब का तो आपने देख लिया, इधर हो गया सिंध का, इधर हो गया कश्मीर का, ठीक है। तो ये जो रियासत थी उत्तर भारत की वो निष्क्रिय थी, इनको पॉलिटिकल एक्टिविटी इनकी कुछ नहीं थी, कोई इच्छा ही नहीं, अपना किनारे में पड़े हुए थे। और दक्षिण के जो रियासतें थी यानी खानदेश, अहमदनगर और बीजापुर, ये भी जो है उत्तर के प्रति जो है ये तीनों के तीनों ने रियासत निष्क्रिय थे, इनकी कुछ इच्छा जो है वो नहीं। तो भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग जो था वो प्रतिरोध कर ही नहीं पाया।
प्रतिरोध किया किसने? तो सिर्फ दो ने, और वो दो कौन थे? तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। और दोनों को चूंकि अलग अलग शक्तियां थी, एक शक्ति हो नहीं पाई भारत की शक्तियां, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में और राणा सांगा को खनवा के युद्ध में पराजित कर दिया। जो अफगान थोड़े बहुत बचे हुए थे उसको घाघरा के युद्ध में पराजित किया, और एक राजपूत रियासत थी मेदिनी राय, उसको चंदावर के युद्ध में पराजित करके बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार मित्रों, अगर हम उस समय के पॉलिटिकल कंडीशंस को देखना चाहते हैं, देखते हैं, तो पता ये चलता है कि भारत की राजनीतिक एकता, भारतीय शक्तियों द्वारा बाबर को आमंत्रित किया जाना, भारत का सुखी संपन्न होना, भारतीय शक्तियों के तुलना में बाबर की फौज का ज़्यादा संगठित होना, ये सब वो मूलभूत कारण थे जिन कारणों से बाबर बड़ी आसानी से भारत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहा। तो इतिहास के इस पड़ाव पर ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम लोग सिर्फ ये नहीं बोले कि विदेशी आक्रांता हुआ, बल्कि ये देखें कि विदेशी आक्रांता सफल क्यों हुआ, और सफल जो हुआ तो उस सफलता के पीछे जो कारण थे वो कारण अब देश में उपस्थित नहीं। तभी जो है हम एक सुदृढ़ राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आते। तो इतिहास हमें इस बात का लेसन देता है, शिक्षा देता है कि भूत में जो गलतियां हमसे हुई हैं वो गलतियां को वर्तमान में हम ना दोहराएं, ताकि भविष्य मेरा काफी उज्जवल हो। तो आज के क्लास में यही लेसन हम लोग को मिलता है। आशा है अगले क्लास में हम लोग बाबर के सारे आक्रमणों को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे भारतीय शक्तियाँ। थैंक यू।